हम लोग बात कर रहे थे आपका विशेषाधिकारों पर, और आपकी एक समस्या रहती है कि आपको बेयर याद नहीं होता, और जबकि अगर बेयर को समझ लिया जाए तो याद ना होने का कोई कारण ही नहीं बचता। 105 1 2 3 4, उसमें 4 सबसेक्शन है, और चारों को अगर समझ लिया जाए तो फिर याद करने में कहीं कोई समस्या बचती ही नहीं। 105 1 वाक स्वातंत्र पार्लियामेंट के मेंबर्स को ये दे रहा है, और यही वाक स्वतंत्र जब 194 पर पहुंचेंगे हम लोग तो राज्य की विधायिका के सदस्य जो होंगे उन्हें प्राप्त होगा। 105 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट में जो वोट दिया गया, ये जो कुछ बोला गया उसके संबंध में, इन रिलेशन ऑफ दैट एनी प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी रन। तो ये बहुत बढ़ा देता है इस वाक स्वातंत्र को, और इस बढ़ोतरी को जो मान्यता मिली थी वो किसमें मिली थी? पीवी नरसिंह राव। इस बढ़ोतरी को मान्यता देते हुए ही उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था उस मुकदमे में कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन जो इस मुकदमे में विचारित थे। और वो मुकदमा क्या था कि रिश्वत लेकर संसद में वोट देने के संबंध में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन की गई है, और उसके बाद जो चार्जशीट सबमिट की, क्या उस चार्जशीट के आधार पर ट्रायल चल सकता है? और 105 सबसेक्शन 2 क्लेम किया गया था कि दिस इज द प्रोसीडिंग which has a relation with the vote which has been cast by the parliamentarians in the parliament. That is why any proceeding cannot be run. क्योंकि ये बिल्कुल साफ कहा है कि मत देने के संबंध में और वहां बोलने के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही मान्य नहीं होगी। विच हैज ए रिलेशन, और ये बात बहुत बढ़ जाती है। शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसके कॉन्टेक्स्ट को हम बढ़ाना शुरू करते हैं या उसे समझना शुरू करते हैं तो बात बहुत लंबी हो जाती है। जिसे हम लोग पढ़ा करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, उन्होंने कहा ईश्वर एक निरपेक्ष अवधारणा है, नैतिकता एक निरपेक्ष अवधारणा है, और कानून एक सापेक्ष अवधारणा है। अब सापेक्ष और निरपेक्ष ये क्या है? और चूंकि सापेक्ष और निरपेक्ष कभी समझ में नहीं आता, इसलिए फ्रेज कभी समझ में नहीं आता। फ्रेज याद तो हो जाता है लेकिन वो समझ में नहीं आता, और जो समझ में नहीं है वो आपका नहीं है। ऐसे तो हम भी जानते हैं संसार नश्वर है, आप भी जानते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ सूचित हैं, हम इसे जानते नहीं हैं। जो जानते हैं कि संसार नश्वर है वो संसार में उपलब्ध चीजों को प्राप्त करने के लिए लड़ मर नहीं रहे। हम लड़ मर रहे हैं, मालूम हमें भी है उन्हें भी है, लेकिन हमारी जानकारी और उनकी जानकारी, इसके बीच अंतर है। इस अंतर को अनुभव करना पड़ेगा। तो सापेक्ष और निरपेक्ष हम सुनते रहते हैं, लेकिन सापेक्ष और निरपेक्ष में मालूम कुछ नहीं होता। तो निरपेक्ष अवधारणा यानी जिसे होने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, जो अपने आधार पर है, उसे दूसरे की कोई जरूरत नहीं। और कानून को दूसरे की जरूरत है होने के लिए। कानून एक बनाने वाला होगा और कानून एक मानने वाला होगा। जब तक दो नहीं, कानून नहीं। और ईश्वर एक निरपेक्ष अवधारणा है, संप्रभु एक सापेक्ष अवधारणा है, क्योंकि संप्रभु जिसके लिए संप्रभु होगा वही नहीं होगा तो संप्रभु कहां से आएगा? तो सोवरन, यूं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आस्टिन का सोवरन और ईश्वर फर्क कहां है? क्योंकि ईश्वर के जो कमांड्स हैं उनको भी फॉलो करना ही पड़ता है और लोग करते ही हैं। लेकिन ईश्वर के जो कमांड्स धर्मशास्त्रों में व्यक्त हुए,
वे कमांड्स फॉलो करने योग्य भले ही हों, लेकिन उन्हें कानून की मान्यता नहीं मिलती। वे कानून नहीं है। ईश्वर के जो कमांड धर्मशास्त्रों में, उनके मुताबिक आप कतई न चलिए, आप नास्तिक है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आपके विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही मान्य नहीं होगी। और ईश्वर तो बड़ा कोई नहीं, वो सबको आदेशित करता है, स्वयं किसी से आदेशित नहीं होता। तो क्या ऑस्टिन का जो संप्रभु है वो ईश्वर जैसा है, या ईश्वर के गुण उसमें है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ऑस्टिन का संप्रभु सापेक्ष है और ईश्वर निरपेक्ष है। ईश्वर निरपेक्ष अवधारणा है। निरपेक्ष का मतलब यह हुआ कि जिसे होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। संप्रभु को होने के लिए दूसरे की जरूरत है। यह रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटिव क्या होता है? सापेक्ष, निरपेक्ष, ये, और फिर बात बढ़ती जाती है। तो शब्द जब प्रयुक्त होता है तो आपको वो छोटा सा लगता है। गंगा शुरू होती है तो बहुत छोटी है, लेकिन जब उनका विस्तार फैलता है तो वो बहुत बड़ी है। तो उसने कहा कि कोई कार्यवाही जो वोट देने के संबंध में है या बोलने के संबंध में है, वोट देने से उत्पन्न कार्यवाही नहीं है। वोट देने के लिए कोई कार्यवाही, ये नहीं लिखा है, वोट देने के संबंध में। तो अगर वोट देने के संबंध में रिश्वत ली गई तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कोई कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। तो रिश्वत के संबंध में ली गई, वोट देने के संबंध में, और वोट देने के संबंध में कोई कार्यवाही मान्य नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 कैटेगरीज बनाई। उन्होंने कहा बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 3 लोग इन्वॉल्व हैं इस सारे संव्यवहार में। एक जिन्होंने रिश्वत दी, दूसरे जिन्होंने रिश्वत ली, फिर जिन्होंने रिश्वत ली उनकी भी 2 कैटेगरीज हैं। एक जिन्होंने रिश्वत के मुताबिक वोट दिया, यानी जिससे रिश्वत ली उसी के पक्ष में वोट दिया, और दूसरे जिन्होंने रिश्वत तो ली लेकिन वोट उनके अकॉर्डिंग नहीं दिया, जिन्होंने रिश्वत दी। तो 3 लोग हैं और तीनों के कृत्य पार्लियामेंट में दिए गए वोट से संबंधित है, यह बोला ही नहीं जा सकता। क्योंकि जिन्होंने रिश्वत दी उस समय तक पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं चल रहा था, और रिश्वत देने के कृत्य का वोट देने से संबंध केवल तब जुड़ता है जब रिश्वत लेने के बाद वोट दे दिया जाए। लेकिन वोट देने का कृत्य कौन करेगा? वो पार्लियामेंटेरियन जो रिश्वत लेकर वोट देगा, जो सिर्फ रिश्वत देकर रुक जाएगा। उसने तो रिश्वत दी, सिर्फ इतना कहा जाएगा। उसके इस कृत्य का संबंध वोट देने से नहीं जुड़ रहा, इसलिए इन पर मुकदमा चलेगा। जिन्होंने रिश्वत दी, जिन्होंने रिश्वत ली और रिश्वत देने वालों के मुताबिक वोट दे दिया, उन पर नहीं चलेगा। क्यों? उन्होंने जो वोट दिया उसका संबंध रिश्वत से जुड़ रहा है, और रिश्वत की कार्यवाही या रिश्वत लेने के लिए आप कार्यवाही करना चाहते हो, तो इस कार्यवाही का संबंध सीधे वोट देने से जुड़ रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध नहीं चलेगा। बड़ा अनैतिक सा निर्णय दिखता है, लेकिन कानून की व्याख्या ऐसे ही होती है, और कानून की व्याख्या मर्सीलेस संवेदनाओं से अलग होकर ऐसे की जाती है। तीसरा, उन्होंने कहा जिन्होंने रिश्वत ली लेकिन वोट अपनी इच्छा से दिया, तो उनके वोट का कोई संबंध रिश्वत से नहीं जुड़ रहा, लेकिन रिश्वत उन्होंने ली है, इसलिए उनके खिलाफ भी चार्जशीट मान्य। इस ढंग से बात निकल कर आई तो 105(1), 105(2) याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। 105(3) यह कह रहा था कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन से पूर्व, संविधान के 44वें संशोधन से पूर्व संसद जिन विशेषाधिकारों का उपयोग करती आई है वे सारे विशेषाधिकार संसद को प्राप्त होंगे।
44वें संविधान संशोधन से पूर्व संसद उन विशेषाधिकारों का प्रयोग करती आई है जो हाउस ऑफ कॉमन्स उपयोग करता आया है। तो 105 सबसेक्शन 3 याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं, और 105 सबसेक्शन 4 यह कहता है कि संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार उपलब्ध हैं वे सारे विशेषाधिकार उन व्यक्तियों द्वारा भी उपयोग किए जाएंगे जो उसकी कार्यवाहियों में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं, अहर हैं। तो उसकी कार्यवाहियों में हिस्सा लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है? एक तो उसके सदस्य, वो तो नहीं है, और वो तो अलग से उल्लेख किए जाने योग्य श्रेणी का निर्माण करते ही नहीं। उसके लिए अलग से कैटेगराइजेशन ये करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दो लोग बचते हैं जिनको अलग से कैटेगराइज किए जाने की जरूरत है, और वे कौन? जो संसद के सदस्य नहीं है या है भी तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं है, लेकिन दोनों सदनों में उन्हें बोलने का हक है। वे कौन है? वे मिनिस्टर जो संसद के सदस्य हुए बिना मिनिस्टर हो गए, और वे मिनिस्टर भी जो संसद के एक सदन के सदस्य हैं होंगे तो एक ही के, क्योंकि 101 उसकी बाध्यता है। आप दोनों के सदस्य हो ही नहीं सकते। तो सदन के एक संसद के एक सदन के सदस्य होंगे और बोलने का हक उन्हें दोनों में होगा। इसलिए मिनिस्टर कह दिया जाए तो बात गलत नहीं होती। और दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नो वन एल्स कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, कोई और नहीं है। इसलिए संसद के सदस्यों द्वारा या स्वयं संसद के द्वारा जिन विशेषाधिकारों का उपयोग किया जाता है वे 4 हैं, और 105 में आप 105 के 4 सबसेक्शन देखेंगे, चारों यूं ही याद हो जाते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कानून को समझा जाए। अगर समझ में आएगा तो कोई कारण नहीं है कि न बात समझ में आए। फिर हमने चर्चा की थी, हमने कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ privileges. Some are most important and which are written by the framers under Article 105 subsection 1 and 2. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको तो स्पष्टतः उल्लिखित किया और शेष को इस प्रकार से लिख दिया कि हाउस ऑफ कॉमन्स जिनका उपयोग करता आया है वे सारे रहेंगे। देखना यह था कि हाउस ऑफ कॉमन्स किन विशेषाधिकारों का उपयोग करता है, और दिस इज द पॉइंट विच मेक द डिफरेंस। जब हम केशव सिंह का मामला देखेंगे, यही वो बिंदु है जो डिफरेंस पैदा कर देगा। ठीक है, इंग्लैंड की स्थिति में और हिंदुस्तान की स्थिति में अंतर आ जाएगा। केशव सिंह के मामले में कोर्ट का और संसद का, ठीक है, विवाद चला है, वो कंट्रोवर्सी है, एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी। और वो कंट्रोवर्सी ऐसी है जिसने विकास किया है संवैधानिक विधि का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। और ये डिफरेंस जो यहां दिखाई देगा कि हमारे यहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण से चूंकि उल्लिखित है विशेषाधिकार, इसलिए सवाल नहीं उठेगा कि संसद के पास कौन से विशेषाधिकार हैं, क्योंकि तय है संसद बढ़ा नहीं सकती। यह बढ़ाने का तरीका 105(1) में कि संसद विशेषाधिकारों को या तो विधि बनाकर, ठीक है, आप देखें 105(1) क्या कहता है, इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के रहते हुए अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा। ठीक है, हाँ 105(3) अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां
ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे, ठीक है ना। और जब तक ऐसा परिनिश्चय नहीं करती तब तक वे होंगी जो हाउस ऑफ कॉमन्स यूज करता रहा है। इसका मतलब संसद विधि बनाकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकती है, विशेषाधिकारों को, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ाती या इस प्रकार बढ़ाती कि पिछली भी रहेंगी और ये और मिलेंगी, ठीक है ना, इस प्रकार बढ़ा देती तो पिछली भी रहेंगी और ये भी रहेंगी। लेकिन कानून बनाकर, और यही सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट होगा केशव सिंह के मामले में। हमने कहा कि कोर्ट की बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि वे अनरीजन्ड बात नहीं करते, वे हर बात का कोई कारण बताते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटेन जैसी स्थिति की मांग यहां नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से शासित होने वाले देश हैं और यहां संविधान की व्याख्या का अधिकृत जिम्मा हमारा है। इसलिए आप असीमित विशेषाधिकारों की मांग नहीं कर सकते क्योंकि आपके विशेषाधिकार क्या है, 105 सबसेक्शन 3 बता रहा है, 105 सबसेक्शन 1 बता रहा है, 105 सबसेक्शन 2 बता रहा है। और अगर कोई नया विशेषाधिकार आप क्लेम करना चाहते हो, दैट मे बी क्लेम्ड बाय यू by enacting a law, and if you will enact the law, then your legislative capacity will be subject to article 13 subsection 2, meaning thereby you cannot enact such a law, ठीक है, which may encroach the fundamental rights, ठीक है। तो ये एक बिंदु है जो अंतर पैदा कर देगा आगे चलकर इंग्लैंड और भारत की स्थिति में। इसलिए इस बात को यहीं पर ध्यान रख लेने की जरूरत है, अन्यथा बात जब बढ़ेगी तो सारे बिंदुओं को एक साथ रख पाना और उनको एक साथ समझ पाना यह कठिन हो जाता है। इसलिए चीजों को अपने दिमाग में रख लेना जरूरी है। हम लोगों ने चर्चा की थी कि कितने प्रकार के विशेषाधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स इस विशेषाधिकार का उपयोग करता है कि वो अपनी अथॉरिटी अगर किसी को देता है, उसकी अथॉरिटी के अधीन कुछ छापा जाता है, तो फिर छापने वाला क्योंकि उसकी अथॉरिटी से छाप रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स की, तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही मान्य नहीं होगी, बशर्ते उसने वही छापा हो जिसके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स ने अथॉरिटी दी है। उसने वो छापा ही नहीं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा अथॉरिटी दिए जाने के कारण विशेषाधिकार से युक्त है, उसने वो छापा ही नहीं, उससे ज्यादा छाप दिया जिसके लिए अथॉरिटी थी। जो छापा उसके लिए अथॉरिटी थी ही नहीं, यद्यपि उसे अथॉरिटी थी। यानी फैक्चुअल सिचुएशन में अथॉरिटी दिए जाने के बाद भी विशेषाधिकार का वायलेशन हो सकता है, ठीक है ना। अथॉरिटी तो है लेकिन फैक्चुअल सिचुएशन जो आ रही है, उस फैक्चुअल सिचुएशन में आप बच रहे हैं या नहीं ये देखा जाएगा। आपके हाथ से कत्ल, आदमी तो मरा है लेकिन वो कत्ल है या नहीं, फैक्चुअल सिचुएशन में ये तो देखा जाएगा। क्यों मरा, कैसे मरा, आपका आशय क्या था, कैसे मारा आपने, तो देखा जाएगा कि फैक्चुअल सिचुएशन में वो क्या है। आपने ये देखा था, फिर आपने ये देखा था कि ये अथॉरिटी के आधार पर छापने की बात ही क्यों आई, क्योंकि अथॉरिटी के आधार पर छापने की बात है, इसका मतलब विदाउट अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट यू कैन नॉट पब्लिश। इसका मतलब ये ऐसे भी तो निकलेगा कि अगर पार्लियामेंट की अथॉरिटी नहीं है तो पार्लियामेंट में जो कुछ चल रहा है यू कैन नॉट पब्लिश दैट, ये भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात पैदा ही क्यों हुई कि पार्लियामेंट अथॉरिटी दे तभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आप पब्लिश करोगे, अदरवाइज नहीं। ये बात ही क्यों आ गई? हमने आपसे कहा था कानून जरूरत से निकलता है, जब तक जरूरत नहीं है तब तक कुछ नहीं पैदा होता। और ये बात जानी किसने थी? डीन रास्कोपाउंड ने। कैसे जानी थी?
डीन रास्को पाउंड वॉज ए रिसर्च स्कॉलर। उन्होंने पीएचडी की थी, जो हमारे यहाँ पीएचडी बोली जाती है। हमारे यहाँ पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल के माध्यम से होती है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा शानदार है, तो किसी ने कल उसका उपयोग दिखाया। आप कुछ भी पूछो उससे, कुछ भी, बस मुंह से बोल देना है, वो तुरंत बताना शुरू करता है। लेकिन एक फर्क है, वो हमने अनुभव किया। वो जो कुछ बताता है वो सब नरेशन है, विवरण है, अनुभव नहीं है उसमें। आप जो अनुभव से जानते हैं वो नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें जिसने अनुभव किया उसने अपना अनुभव लिख दिया है या अपलोड कर दिया है, इसलिए सिर्फ नरेशन वहां से मिलता है। बाकी ज्ञान नहीं मिल सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, न गूगल से। ज्ञान तो अनुभूति का विषय है। हमने आपसे पहले भी कहा, दुनिया में सब जानते हैं संसार नश्वर है, हम मर जाएंगे। कौन कौन नहीं जानता? कोई है दुनिया में जो नहीं जानता हो? 150 साल ही यहां रहना है, सभी जानते हैं, लेकिन मरे जा रहे हैं 150 साल में। दूसरों के लिए क्यों? जानते हैं लेकिन नहीं जानते। ठीक है, इसी कहते हैं जानते हैं लेकिन नहीं जानते। आदत बन गई है ऐसा कहना। स्वभावतः ये आप जानते हो, ऐसा नहीं। स्वभाव आदत, इसमें क्या फर्क होता है? आदत वो है जो लगातार करते रहने के कारण, बिना ये जाने कि क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं लगातार, और करने की आदत हो गई। वो करना इतना गहरा गया है कि अब उसे किए बिना चैन नहीं आता। यह आदत है। स्वभाव क्या है? तुम कुछ ना करो तो भी वही होगा। तुम कुछ मत करो, शेर के बच्चे को कुछ भी मत करो तो भी वो वही करेगा जो शेर करता है। ये स्वभाव है, ये वृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। तो चीजों में फर्क इसे करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ता है। और जब क्लियर कॉन्सेप्ट आते हैं तो फिर कुछ भी याद करना, समझना, कुछ कठिन ही नहीं बचता। कहता पार्लियामेंट की अथॉरिटी ये है। जब पार्लियामेंट की अथॉरिटी है तो आप छाप सकते हैं, मीनिंग देयर बाय। नहीं है तो नहीं भी छापेंगे। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत है, और जरूरत से कानून बनता है। डीन रास्को पाउंड ने कैसे जाना? रिसर्च इसीलिए इंपीरिकल स्टडी बोली जाती है। वो अनुभव के आधार पर किया गया अध्ययन है। आप सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, पीएचडी सबसे लास्ट में होती है, बिकॉज दैट इज नॉट ए, ठीक है, वो एकेडमिक स्टडी नहीं है, वो प्रिंसिपल्स की स्टडी नहीं है, वो इंपीरिकल स्टडी है। और सब जगह जब उच्चता का बिंदु छुआ जाता है तो फिर इंपीरिकल ढंग से काम होता है। कल हम पिक्चर देख रहे थे, पान सिंह तोमर शुरुआत में कोच सिखा रहा है उसे कैसे दौड़ो, लास्ट में वो कुत्ते के साथ दौड़ रहा है, घोड़े के साथ दौड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं के साथ दौड़ना, क्योंकि दौड़ना उनकी वृत्ति है, उनका स्वभाव है। आप सीखते हो तो वो जितना अच्छा दौड़ेंगे उतना अच्छा आप जीवन में नहीं दौड़ सकते। तो जो अंतिम स्रोत है ज्ञान का, वो तो समाज और अनुभव यही है, किताब नहीं है। किताब तो प्राथमिक स्रोत है। जैसे शुरुआत में तुम गिनती, वो जो इकहरा ककहरा जिसे बोला जाता, उससे सीखते हो, बाद में उससे थोड़ी सीखते हो। बाद में तो ऐसे ही पता है, 5-5 10 होते हैं, गिनते थोड़ी हो। वो तो शुरुआती बात है। लेकिन हमारे यहां तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोज पीएचडी होती है, इसीलिए पीएचडी हमारे यहां सबसे ज्यादा होती है। और डीन रास्को पाउंड हमारे यहां कभी पैदा नहीं होते। हमारे यहां भी तो हो सकते हैं। सोशलॉजिकल स्कूल के लोग, रियलिस्टिक विचारधारा के लोग हैं कौन? तो प्रोफेसर अब्दुल्ला हैं, ऑस्टिन बेंथम कौन है? प्रोफेसर अब्दुल्ला हैं। लेकिन हमारे यहां तो सब एआई से चल रहा है, गूगल से चल रहा है।
कोई इंपिरिकल स्टडी है ही नहीं है। जब इंपिरिकल स्टडी है ही नहीं तो होगा कहां से? कुछ नहीं होगा। तो खैर ये अनुभव की बात है कि जरूरत से कानून निकलता है, इसके मतलब ये भी जरूरत से ही निकला होगा कि विदाउट अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट यू कैन नॉट पब्लिश द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। वाई? जरूरत क्या थी? क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स 16वीं और 17वीं शताब्दी में स्थापित हुआ इंग्लैंड में, और 16वीं और 17वीं शताब्दी में निरंकुश शासक, निरंकुश राजा वहां शासन कर रहे थे। वहां जजेस राजा के द्वारा अपॉइंटेड थे, और वे सब, अब क्या कहें, जज नाम लग गया तो वही भगवान को गाली नहीं दी जा सकती, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कैसे थे, लेकिन हमारी शब्दावली और संदर्भ से आप स्वयं अनुमान लगा लो कि वो जज कैसे थे। ठीक है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जब केशव सिंह की कंट्रोवर्सी आई कि हमें कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना पड़ेगा। वहां जो सुपरमेसी पार्लियामेंट को दी इसलिए क्योंकि वहां जजेस अपॉइंट होकर एग्जीक्यूटिव से आ रहे थे, और वो जो सोर्स था उस तत्कालीन समय में वो निरंकुश राजा था। वो किसे जज बना देगा? जैसे हमारे यहां कांग्रेस के जमाने में राष्ट्रपति बनते रहे, बोले रसोईया, बोले राष्ट्रपति बना दो। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन थी भाई? ठीक है, जो नेहरू गांधी खानदान का रसोईया हो उसे राष्ट्रपति बना दो। ठीक है, क्योंकि वही हमारे सामने बोल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति बनते रहे हैं ऐसे वहां सुप्रीम कोर्ट के और जज, किंग्स बेंच के जजेस बनते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे यहां जो अपॉइंटमेंट वो इम्पार्शियल है, इसलिए भी आप उनके द्वारा जो कुछ किया गया और जिसकी वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स ने खुद को एक ऐसे चेंबर के रूप में डेवलप किया कि अपने विशेषाधिकारों के हनन को उसने बर्दाश्त नहीं किया, वो यहां नहीं हो सकता। ये भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। खैर वो उस पर बात करेंगे। तो विदाउट अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट आप कोई चीज नहीं छाप सकते। इसकी जरूरत इसलिए आ गई थी क्योंकि मोनार्क निरंकुश थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, वे जनता की समस्याओं पर डिस्कस कर रहे थे। हमने आपसे पहले भी कहा आप पब्लिक लीडर्स को जितनी चाहो गालियां दो, वो तो आप देते ही हो, इसलिए नहीं कि वो आपसे ज्यादा गलत हैं, आप भी उतने ही गलत हो जितने वे हैं। अगर वो अपना काम नहीं ठीक से करते तुम करते हो, वे बेईमान है तो तुम ईमानदार हो, वे झूठ बोलते तुम क्या सच बोलते हो? तुम भी तो उतने ही चोर हो। लेकिन आप पार्लियामेंटेरियंस को गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि खुद को गाली देना आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप देते हैं, बाकी कोई कारण थोड़ा है। और ये आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आपको ये लगता है कि हम भी नहीं जैसे हैं, लेकिन इनका जलवा है और हमें एक सिपाही भी 2 घंटा मार देने को तैयार है। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको उनको गाली दिलवाता है, अन्यथा आप में उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी पब्लिक लीडर कैसे भी हो वो पब्लिक की बात करते हैं, और जो पब्लिक की बात उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में होती थी तो वो मोनार्क को खराब लगती थी। ठीक है ना? और मोनार्क को खराब लगने के कारण विभिन्न प्रकार के मुकदमे ये आते थे। हमने आपको बताया था स्टॉकडेल वर्सेस हंसराज, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्पीच दे रहा है कोई, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा आ रहा। अब किंग्स बेंच में बैठा कौन है? मोनार्क के लोग। ठीक है ना? चीजें जो होती हैं उनका विश्लेषण बिल्कुल ठीक करना चाहिए, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में उनका विश्लेषण होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, कई बार आपके सामने कहा हमने कि आज बड़ी छोटी बात लगती है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। 4th क्लास का बच्चा जानता है, 5th क्लास का बच्चा जानता है। लेकिन इस बात को कहने वाले गैलीलियो और कोपरनिकस महानतम वैज्ञानिक माने गए, क्योंकि उन्होंने जिस समय कहा उस समय सारे समाज की मान्यता इसके विपरीत थी। तो किस समय कौन सी बात कही गई
सही विश्लेषण ऐसे होता है। कल हम ऐसे सोच रहे थे कि कोई मानो अमेरिका में सोचे अगला चुनाव खन्ना जी फिर जीत जाएं, और अमेरिका में बैठ के सोचे कि एक व्यक्ति है जिसने एक ही पार्टी से लगातार एक निर्वाचन क्षेत्र से 12 चुनाव जीते, तो उसे लगेगा कि उसकी लोकप्रियता तो ईश्वर के बराबर होनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है, वो भी सोशल मीडिया के युग में जहां जरा जरा सी बात सामने आ रही है। लेकिन परिस्थितियों का अध्ययन वो करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये कोई कठिन बात नहीं थी। तो जितनी महानता की कहानियां आपको सुनाई जाती हैं, ठीक है, उन सबकी ठीक से उनका विश्लेषण हमेशा करना चाहिए। तो उस समय की स्थिति देखें तो हाउस के ये जो विशेषाधिकार हैं गलत नहीं लगते। आज की वही केशव सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि वो परिस्थितियां अलग हैं जिनमें इन विशेषाधिकारों का विकास हुआ। आज आप ये बात नहीं कह सकते क्योंकि इन विशेषाधिकारों को उस समय जनता के अधिकारों की रक्षा करना और उसके प्रतिनिधि जो जनता के बात कर रहे थे उसे निरंकुशता से बचाने के लिए विशेषाधिकार पैदा हुए। और आज विशेषाधिकार आप जनता के हक और हकूक इसके खिलाफ नहीं मांग सकते क्योंकि जनता के हक और हकूक फंडामेंटल राइट्स के रूप में कोडिफाइड है। तो आज विशेषाधिकारों को रिलीज किए जाने की जरूरत है फंडामेंटल राइट के पक्ष में, और उस समय विशेषाधिकारों को मजबूत किए जाने की जरूरत थी जनता के हक और हकूक को सुरक्षित रखने के लिए। तो कॉन्टेस्ट को अध्ययन किए बिना, संदर्भ को देखे बिना कोई बात नहीं हो सकती। यही सुप्रीम कोर्ट केशव सिंह के मामले में कहने वाला है। और केशव सिंह ये अथॉरिटी है, आएगा बस बात करेंगे उसमें। तो उस समय होता यह था कि पार्लियामेंट में कोई स्पीच दी गई, कुछ बोला गया, बाहर मुकदमा आ गया। पार्लियामेंटेरियन किंग्स बेंच में बैठा कौन है? उन्हीं ने जिन्हें अपॉइंट किया है। लीजिए साहब डिसाइड हो गया उनके खिलाफ कंपनसेशन दो। अब तो कोई बोलेगा ही नहीं है भाई, अब तो कौन बोले पैसे दे, तो कोई बोलेगा ही नहीं। और जो बोलेगा ही नहीं तो राजा की तो आलोचना हो ही नहीं रही, चाहे जो कुछ करो। इसमें से वाक स्वातंत्र निकल कर आया। इसमें से अब हो क्या रहा है, पार्लियामेंटेरियन लाउड स्पीकर और ये सारी चीजें तो भाई सोशल मीडिया, आज हम बता सकते हैं कि इनफैक्ट हमने क्या बोला। उस समय तो अखबार यही मुख्य माध्यम है, अखबार उनके हाथ में है, वो जो चाह रहे हैं वो छप रहा है। उसमें कुछ क्योंकि संदर्भ अगर आप बदल दें तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आप संदर्भ बदलना है तो फिर जरूरी हो गया कि पार्लियामेंट इस विशेषाधिकार को निर्मित करेगी, मेरी प्रोसीडिंग छपेगी ही नहीं, या हम जितना बताएंगे उतना छपेगी। इसमें से ये बात निकल कर आई कि विदाउट अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट यू कैन नॉट पब्लिश, ठीक है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। और आप देखें ब्रिटेन में कालांतर में यह अनुभव किया गया कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स छपने से ज्यादा लाभ है अब, क्योंकि स्थिति बदल गई है। वो स्थिति नहीं बची है जिस स्थिति में ये विशेषाधिकार जन्मा था। तो इसलिए 1971 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इस विशेषाधिकार को खत्म कर दिया है। लेकिन हमारे यहां ये विशेषाधिकार है। कारण ये है कि हमारे यहां खत्म करने का काम पार्लियामेंट कानून बनाकर करे। भाई 105(3) की व्यवस्था के मुताबिक खत्म हो सकता है और जन्म ले सकता है, वो तो हुआ नहीं। और 26 जनवरी 1950 को हाउस ऑफ कॉमन्स इस विशेषाधिकार का उपयोग कर रहा था, ठीक है ना। तब से हमारे यहां तो कोई परिवर्तन है नहीं, तो हमारे यहां हाउस को यह विशेषाधिकार है। यद्यपि हमारे यहां हाउस बड़ा उदार रहता है, कभी इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता। उसकी कितनी भी आलोचना, ठीक है, अखबारों में छप जाए, वो कभी किसी को आहूत नहीं करते हैं। लेकिन कभी नहीं किया ये भी नहीं है, किया है। सर्चलाइट केस, ब्रिड्ज केस,
इसी पर है कि ये हैं, ठीक है। कर्ता अब यूजुअली नहीं करते, अच्छा कर भी लिया तो 3 प्रकार के दंड वे अपने अपमान के लिए देते हैं, ठीक है। चेतावनी देना, आगे से नहीं करोगे, निंदा करना, भर्त्सना करना कि भाई तुम बहुत ही नीच व्यक्ति हो और गलत आदमी हो, ठीक है, भर्त्सना करना। तीसरा जुर्माना लगाना, और चौथा इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट तो इंदिरा गांधी जी को छोड़कर किसी ने पाया ही नहीं बेचारियों ने, ठीक है, उन्हीं ने खाली पाया है, और केशव सिंह ने पाया है। ठीक, केशव सिंह को बेल मिल गई थी, बताएंगे क्या हुआ था, ठीक है। तो आपका ये 4 प्रकार है जिनके माध्यम से वे कंटेम्प्ट के लिए दंडित करते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये विशेषाधिकार छोड़ दिया है, लेकिन हमारे यहां आज भी है ये विशेषाधिकार कि हाउस की अथॉरिटी के बिना हाउस में चलने वाली प्रोसीडिंग्स को आप नहीं छापेंगे। इसीलिए आप देखते हैं हंगामा हुआ करता है बजट में, ठीक है, या कभी कभी हंगामा हो जाता है कि साहब ये बात संसद में आने से पहले अखबार में कैसे छप गई। इसका मतलब हाउस की अथॉरिटी के बिना छप ही नहीं सकती, ठीक है। तो हाउस की जो कमिटीज हैं उनमें जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जब तक वे ना कहें कि छाप दीजिए तब तक नहीं छापी जा सकती। हाउस में जो कुछ चल रहा है वो नहीं छापा जा सकता, ठीक है। तो ये उनका विशेषाधिकार था। जहां तक हम लोगों ने बात की थी, अब उनका एक विशेषाधिकार है अपने अवमान के लिए दंडित करना, ठीक है, जिसे कहते हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये आपने किया है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज 2 तरह से माना जाता है। एक, जो विशेषाधिकार है उसका हनन कर दिया आपने। एक, आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण से पार्लियामेंट डिसरेपुटेट हुई है, उसकी अप्रतिष्ठा ये हुई है, या उसके किसी सदस्य की अप्रतिष्ठा ये हुई है, या उसकी जो फंक्शनिंग है उसको आपने बाधित किया। क्योंकि अवमान शब्द का यही मतलब निकलता है। जब हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर बात करते हैं कि न्यायालय का अपमान क्या है, तो कहते हैं 2 तरीके का अपमान है। एक, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर नहीं है, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर है। हम लोग सीआरपीसी में, बीएनएसएस में बात कर रहे थे, शब्द आया था अत्यधिक नहीं होगा। ये नहीं कहा अधिक नहीं होगा, अत्यधिक नहीं होगा। अधिक तो होगा, अगर अधिक नहीं होगा तो तुम्हें महसूस ही नहीं होगा, और जो महसूस ही नहीं होगा तुम फिर वही करोगे जिससे करने, ठीक है, जिससे करने से रोकने के लिए आपको अर्थदंड दिया था 50 रुपए। जैसे बेवकूफ टाइप के लोग कहते रहे कि वो साहब बड़े जुर्माने बढ़ा दिए ड्राइविंग पे। अच्छा, इससे पहले घटे हुए थे तो हेलमेट पहनते थे। अब एक बार जहां 3000 का लगा तो अगली बार खोपड़ी पे हेलमेट ही नजर आएगा, क्योंकि 500 रुपए का हेलमेट मिलता, 3000 जुर्माना दो। और 2 बार हो गया तो फिर 10 बार हो गया तो बाइक की कीमत ही निकल गई, ठीक है। तो अधिक तो होगा, क्योंकि अधिक के बिना आपको कोई कष्ट नहीं होता। और आस्क्रिन दंड की परिभाषा यही करते हैं कि दंड का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप परेशानी अनुभव करें। अगर आप परेशानी अनुभव नहीं करते तो दंड का है बात का, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तब, ठीक है ना। कहते इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं, जो तो कुटाइल हो गए। भाई मारने का फायदा तो तब है जबकि मारने से जो आशय थे वो प्राप्त हो। मारने का, ठीक है, मतलब चोट पहुंचाना तो नहीं है, दुश्मन थोड़ी है। मारने का जो उद्देश्य है चोट पहुंचाना, ये तो अपराध है। वो कहता है उपहति कारित करने के लिए, मीनिंग देयर बाय यू हैव नो अदर, ठीक है, पर्पज, ठीक है, टू फुलफिल। आपके पास अन्य कोई उद्देश्य नहीं है जिसे आप पूरा करना चाहते हो दूसरे को शारीरिक पीड़ा कारित करके। क्योंकि उपहति 3 तरीके, शारीरिक पीड़ा, रोग, अंगशैथिल्य, यही उपहति की डेफिनेशन है। इन 3 कामों में से कोई एक काम कर दो, आपने उपहति यानी हर्ट किया।
ठीक है ना, उसे शारीरिक पीड़ा पहुंचाइए। शारीरिक पीड़ा किस ढंग से पहुंचाएंगे? आपका डंडा मार के पहुंचाएंगे, थप्पड़ मार के पहुंचाएंगे, ठीक है, इट मे बी योर आउटलुक। तो अगर उद्देश्य अन्य कोई है ही नहीं शारीरिक पीड़ा के सिवाय, तब तो अपराध है। लेकिन शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन उसका भले के लिए, तब तो डॉक्टर है, यही तो आधार है भाई। संरक्षण के आधार तो यही है। क्यों शारीरिक पीड़ा? उसके सिवा कुछ नहीं है, तो फिर तो आप बदतमीज आदमी हो। तो कहते हैं ये तो कुटेल हो गए, इन्हें कूटने से क्या फायदा? दुश्मन थोड़े हैं जिन्हें चोट पहुंचाना सिर्फ मेरा उद्देश्य हो। कुछ कहे ना, वो तो सोद्देश्य है, और अगर वो हो ही नहीं रहा तो कहने का लाभ क्यों कहेंगे? ठीक है, कोई मतलब नहीं बचता। तो कंटेम्प्ट विलफुल डिसोबीडियंस है। अधिक जुर्माना होगा किंतु अत्यधिक नहीं होगा। अधिक अगर नहीं होगा तो तुम पे कोई फर्क ही नहीं होगा। होता रहे 100-200 रुपए जुर्माना लगता रहता, आप चिंता ही नहीं करते। ऊपर से हमने तो ऐसे बाइकर्स देखे हैं। अब तो बाइकर्स होते हैं, मोटरसाइकिल तो कोई चलाते नहीं, बाइकर्स हैं। वो तो ऐसे निकलते हैं जैसे स्वयं इनके यहां मौत के फरिश्ते का नाम इजराइल है। ऐसा लगता है स्वयं इजराइल मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़े हैं। ठीक है, इनके यहां 4 फरिश्ते माने हैं, एक इसराफील, जिब्राइल, मिकाइल, इजराइल। तो इजराइल क्या मौत के फरिश्ते जैसे हमारे यमराज की संकल्पना है, तो वैसे इनके यहां इजराइल की है। तो ऐसा लगता है मानो इजराइल ही निकल पड़े। ठीक है, तो उन पर कोई फर्क ही नहीं आ रहा। 100-200 रुपए जुर्माना है, दे देंगे। अब मुर्गा बनाया जाएगा, कम्युनिटी सर्विस, ठीक आ गया। अब मुर्गा बनाओ ही नहीं, जरा आधे घंटे मुर्गा बनेंगे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट इनसे साफ कराएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। करो, ठीक है। यही ठीक दंड है जिसमें आप परेशानी तो अनुभव करें। परेशानी अनुभव नहीं कर रहे, क्या मतलब है? तो अत्यधिक शब्द का प्रयोग है, अधिक होगा तो कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उन्हें कंटेम्प्ट शब्द के अर्थ में समझना होगा। न्यायालय का कंटेम्प्ट कब मानना है? विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। डिसोबीडियंस का कोर्ट ऑर्डर के कोई कंटेम्प्ट नहीं। और डिसोबीडियंस तो तब भी होगा जब हमें पता ही नहीं कोर्ट का कोई ऑर्डर है। तो डिसोबीडियंस है बट विलफुल थोड़ा ही है। हम कर ही नहीं सकते थे उन परिस्थितियों में वो जो न्यायालय ने कहा। हम वो करवाने गए, तुम लाठी लेकर खड़े हो गए, तो क्या करते हैं? तो डिसोबीडियंस हमने किया, तुमने किया, जो लाठी लेकर खड़े हुए। ठीक है, तो विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, या यू आर डूइंग सच ए, आप कोई ऐसा काम करते, कोई में कोई होता है जिसका परिणाम यह है कि न्यायालय के कार्य बाधित होता है। आप मोबाइल चला रहे हैं, वहां कुछ नहीं, पानी खा रहे हैं, उनके ऊपर थूका गिर रहा है, तो भी तो न्यायालय कार्य बाधित होता है। हो नहीं सकता ये नहीं कहा, ठीक है, बाधित होता है। हमें खिसियाट चढ़ रही तब भी तो बाधित हो रहा, यद्यपि हम कर रहे हैं। ठीक है, तो शब्द जिस भाव को ट्रांसपोर्ट करता है कानून में, उसी भाव को समझिए। प्रत्येक शब्द एक भाव को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना है, उस भाव को समझना होगा। इसी को कहते हैं शब्द योजना। फैक्ट सिचुएशन, उस फैक्ट सिचुएशन के लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड है उसका चयन, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड, ये अपने में आर्ट है। ठीक है, तो आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो विधायिका ने किया है उसको देखते हुए जो उचित अर्थ होना चाहिए वही दें। बाधित कर रहे हैं, तो यहां भी कंटेम्प्ट के लिए पार्लियामेंट को दंड देने की शक्ति है। ठीक है, कंटेम्प्ट माना कब जाएगा? एक तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये करेंगे आप,
ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब ये हुआ कि जो इस्टेब्लिश प्रिविलेजेस हैं उसके, उनमें से किसी का वायलेशन, जैसे आपसे इतनी चर्चा हुई, उनका और प्रिविलेज है कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें सिविल आदेशिकाओं के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनकी जो कमिटीज हैं, ये पार्लियामेंट स्वयं आपको बुला रही है, किसी को गवाही देने के लिए बुला रही, तो आप जाएंगे, आप उसके सामने मिसलीड नहीं करेंगे, मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी गवाह को नहीं धमकाएंगे। These are the privileges which are enjoyed by the House of Commons and now the Indian Parliament also, ठीक है, by the dint of Article 105 subsection 3, उसके बल से, ठीक है। तो आपका जो कंटेम्प्ट है, एक तो तब होगा जब इस्टेब्लिश प्रिविलेज, इसका वायलेशन आप करेंगे। दूसरा, इस्टेब्लिश जो प्रिविलेज है उसका वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे पार्लियामेंट डिसरेपुटेट हो रही है। जैसे ब्लिट्ज में एक आर्टिकल छपा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला और संपादक को तलब किया, ठीक है ना, कि क्यों नहीं ठीक है, बताइए क्या लगता है भाई आपको। लेकिन बहुत कठोर दंड नहीं दिए, निंदा भर्त्सना, और अखबार के लिए इतना ही काफी है। अखबार के लिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप दंडित हो गए कंटेम्प्ट के लिए तो रजिस्ट्रेशन तो चला जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। अब आप कहेंगे हम दूसरा रजिस्टर्ड करा लेंगे, करा लो, लेकिन एक नाम जो जनता के बीच चला जाता है, वो जब हटता है तो मेहनत दोबारा से उतनी ही करनी पड़ जाती है, ठीक है। बैनर एस्टेब्लिश होना अपने में एक बात होती है, ठीक है ना, तो बैनर आपसे छिन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो जो प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट है, इसमें 2 चीजें शामिल रहती हैं, बस समझने लायक इतना ही है। 2 चीजें शामिल रहती हैं, एक जो इस्टेब्लिश उनका प्रिविलेज है उसको वायलेट करना, और एक उनका कंटेम्प्ट करना, उनका अपमान करना। और उनका अपमान 2 तरह से घटित होता है, जैसे न्यायालय का अपमान 2 तरह से घटित होता है। एक तो यही कि विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ दोज प्रिविलेजेस व्हिच आर एस्टेब्लिश्ड प्रिविलेजेस ऑफ देमसेल्फ। आप क्यों कर रहे हैं सर? और दूसरा, कुछ भी ऐसा आप करें जिससे उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग है वो बाधित हो, कुछ भी ऐसा करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए सशक्त है। तीसरा, इंटरनल जो डिसिप्लिन है इसको मेंटेन करने का हक भी उन्हें ही है, किसी को नहीं है। यह भी आंतरिक अनुशासन, यह भी प्रिविलेज है पार्लियामेंट का। एनी कोर्ट, एनी पुलिस ऑफिसर, एनी अदर एजेंसी कैन नॉट मेंटेन द ऑर्डर इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है स्वयं अपनी व्यवस्था को बनाएगी। इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा वहां पुलिस नहीं घुस सकती, क्योंकि पुलिस सरकार की एजेंसी है। सरकार में बैठे लोग नो डाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष की है, राज्यसभा के सभापति की है। वहां कोई नहीं है, उनके अपने कर्मचारी हैं। कहते हैं राज्यसभा के महासचिव हैं, लोकसभा के महासचिव हैं, उनके अपने कर्मचारी हैं। उनकी सेवा शर्तें सरकार तय नहीं करेगी, उनकी सेवा शर्तें स्वयं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रपति नियम बनाकर तय करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से परामर्श लेंगे। वो चाहे तो एक्सपर्ट बॉडी पब्लिक सर्विस कमीशन उसका भी सहयोग ले सकते, लेकिन वे अपने कर्मचारी और उनकी सेवा शर्तें, उनके वेतन भत्ते सब अपने आप, सरकार से कोई मतलब नहीं उनका। तो आंतरिक अनुशासन ये बनाना भी उन्हीं का काम है। अभी महुआ मोइत्रा को निकाल दिया था, ठीक है, इसलिए क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली थी पार्लियामेंट में प्रश्न पूछने के लिए। और ये मसला पुराना नया नहीं है,
जो बड़े चिल्ला रहे थे कि साहब महुआ मोइत्रा के साथ बहुत गलत, सबसे पहले एक मुदगल नाम के एमपी हुए, वो ये काम कर रहे थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, तब उनके खिलाफ यह प्रस्ताव आया था जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ आया, और स्वयं जवाहरलाल नेहरू लाए थे, उनके ऊपर भी आरोप यही था कि उन्होंने पैसे लेकर प्रश्न पूछे हैं। इंटरनल जो अनुशासन है उसको मेंटेन करना ये स्वयं पार्लियामेंट का विशेषाधिकार है, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के प्रश्न पूछना सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए आपका हक है, लेकिन वॉट एवर योर राइट, आप उसे यूज करने के लिए अगर कोई भ्रष्ट उत्प्रेरणा स्वीकार कर रहे हैं तो यू कांट बी ए गुड पर्सन। आपकी पर्सनालिटी अच्छी पर्सनालिटी तो नहीं है। और बीइंग ए पब्लिक लीडर, आपकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है, और यू मस्ट बी ए मैन ऑफ हाई स्टैंडर्ड। तो मुदगल नाम के एमपी के विरुद्ध स्वयं जवाहरलाल नेहरू ये प्रस्ताव लेकर आए थे और एक्सपल्सन का प्रस्ताव लाए थे। जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, कंटेम्प्ट के संबंध में भी समझना है, दो प्रकार के लोगों द्वारा कंटेम्प्ट किया जा सकता है। एक स्वयं उसके सदस्यों के द्वारा, पार्लियामेंट के, भाई वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग नहीं चल पा रही है। और दूसरा उन लोगों के द्वारा जो संसद के सदस्य नहीं है, और दोनों के विरुद्ध जो कार्रवाई करते हैं वो एक ही ढंग की निंदा, भर्त्सना, ठीक है, जुर्माना, कारावास दिया है। महाराष्ट्र असेंबली अपना सेशन चला रही थी, किसी ने बॉम्बे कॉर्पोरेशन जो बंबई का नगर निगम है, बहुत सशक्त नगर निगम है पूरे देश का, पूरे देश में सबसे ज्यादा सशक्त वही है, बहुत बजट है उसका, बहुत फंड है, उसकी आलोचना वहां की गई। बंबई नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया और विधानसभा में जिसने भाषण दिया था उसकी आलोचना करते हुए एक निंदा प्रस्ताव, ठीक है, यह पारित किया कॉर्पोरेशन ने। महाराष्ट्र असेंबली ने विशेषाधिकार हनन का, ठीक है, प्रिविलेज ब्रीच करने का, कि हमारे यहां वाक स्वतंत्र है, आप कैसे कर रहे हो, इनको नोटिस दिया बंबई कॉर्पोरेशन को, और जिन काउंसलर्स ने उस मीटिंग में भाग लिया था सबको आदेश दिया कि हाउस के समक्ष हाजिर हों, और यदि अनकंडीशनल क्षमा मांगते हैं तो दे देंगे, और अदरवाइज 10,000 रुपए जुर्माना। नहीं, काउंसलर इनके लिए ये, और बंबई नगर निगम पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। यानी जो उसके सदस्य हैं और जो उसके सदस्य नहीं है, दोनों को कंटेम्प्ट के मामलों में देखा जा सकता है। अच्छा, चूंकि संसद में उसके सदस्यों को छोड़कर अटॉर्नी जनरल या मिनिस्टर यही घुस सकते हैं, बाकी तो कोई घुस नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम दो लोग तो हैं जो वहां घुस सकते हैं और सदस्य नहीं है। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए वहां के जो सभापति वो भी 3 तरीकों का उपयोग करते हैं। एक, निंदा, चेतावनी, जैसे कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष बैठ जाइए, आप अपनी सीट पे बैठिए, चेतावनी देते हैं, ठीक है, चेतावनी दे सकते हैं, भर्त्सना, निंदा कर सकते हैं कि भाई ये बहुत ही गंदी बात है, करते हैं अक्सर कि राष्ट्रपति बोल रहे थे, प्रधानमंत्री बोल रहे थे और आप लोग ये कर रहे थे, तो निंदा कर सकते हैं। एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, सस्पेंशन कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं निलंबन 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और उससे भी एक्सट्रीम सिचुएशन है तो एक्सपल्सन, ठीक है, निष्कासन, ये भी कर सकते हैं। कर दिया निष्कासन आपका, हमने कहा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर मुदगल नाम के एमपी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के प्रतिकूल पाया गया कि कोई अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए पैसे ले, और ये समस्या आज की नहीं है, महुआ मोइत्रा तो आज निकाली गई, 1951 की है, ठीक है,
एक्सपल्सन का प्रस्ताव पारित होता इससे पहले मुदगल ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तब प्रस्ताव को संशोधित किया गया, पारित फिर भी हुआ, लेकिन फिर संशोधित स्वरूप में पारित हुआ कि मुदगल एक्सपल्सन किए जाने योग्य हैं, यह पारित हुआ। तो एक्सपल्सन आपका हो सकता है, और यह तो मेरी याददाश्त की बात है। 95 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, ऑल ऑफ यू। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें एक टीवी चैनल ने, अच्छा ये लोग पैसे लेके, इन्हें पैसे देता कौन है संसद में प्रश्न पूछने के लिए? क्योंकि संसद में प्रश्न पूछकर सरकार को कंट्रोल किया जाता है, यानी सरकार पर दबाव बनाया जाता है, और सरकार के पास ही सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अब देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट से गठजोड़ किसका है 95 में? ये तो सरकारों में नहीं थे, 95 में तो सरकारों में नहीं थे। ठीक है, तो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या करते हैं? सरकार से 20 लाभ मिले हैं, इसके लिए क्या करते हैं? पैसे देते हैं कि आप ये प्रश्न पूछ लेना वहां, और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो फजीयत होगी तो सरकार उनका मनमाफिक कर देती है, या कई बार सरकार से नाराज हो गए, ये भी होता है, तो ऐसा करवाते हैं। ठीक है, तो 95 में तत्कालीन जो सांसद थे राज्यसभा के और लोकसभा के, उनसे कुछ टीवी पत्रकार अपने को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाकर मिले और वे संसद में कुछ प्रश्न पूछने के लिए पैसे दिए, और वो सब मतलब जो जासूसी कैमरे थे उन सबसे रिकॉर्ड कर लिया गया, और वो सब टीवी पर चला। उसे स्टिंग ऑपरेशन बोला गया, तभी से स्टिंग का कॉन्सेप्ट आया है, तब से ये पेन वाले कैमरे और फलाना और डिमाका ये सब शुरू हुआ है, कॉन्सेप्ट वहीं से आया, स्टिंग ऑपरेशन हुआ। जिन एमपीज ने ऐसा किया उनके खिलाफ एक्सपल्सन का प्रस्ताव आ गया। ठीक है, पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उन्होंने कमेटी, ठीक है, ऑन प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार समिति, ये संसद की होती है, लोकसभा की भी है, राज्यसभा की भी है। लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य। उनका काम ही ये होता है विशेषाधिकार संबंधी मामलों की जांच करना और अपनी रिकमेंडेशंस हाउस को देना। हाउस उनकी रिकमेंडेशन मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिकमेंड कर सकते हैं, तो रिकमेंडेशंस वो देते हैं। मामला विशेषाधिकार समिति को चला गया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दोनों जगह से ये रिकमेंडेशंस आई कि संबंधित एमपीज को एक्सपेल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, सबको निकाल दिया। ठीक है, प्रस्ताव है, सबको निकाल दिया गया। उसके बाद एक राजा रामपाल नाम के एमपी थे, उन्होंने मसला सुप्रीम कोर्ट ले गए और उन्होंने कहा कि चूंकि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने बोलते समय यह कहा था कि कोई नहीं बचेगा, इसका मतलब यह हुआ कि वो पहले ही तय कर चुके थे कि वो हमें निष्कासित करेंगे, और बाकी सब कुछ बस नाटक के तौर पर चला है। इसलिए इस एक्सपल्सन को, ठीक है, रद्द किया जाए, इसका जुडिशियल रिव्यू ये हो। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 3 सवाल थे कि क्या ऐसी कोई ताकत 101, 105 या संविधान के किसी आर्टिकल में है जिसके आधार पर किसी एमपी को एक्सपेल किया जा सके। ठीक है, यदि है तो उस ताकत का विस्तार कितना है, यानी कब कब ऐसा किया जा सकता है, एक्सपेल कब कब किया जा सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, क्या विशेषाधिकार के उपयोग का जुडिशियल रिव्यू संभव है। ठीक है, और क्या फंडामेंटल राइट्स ये लागू हो रहे हैं। ठीक है, जब पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारी बातें की हैं और उन्होंने कहा कि यह तय करने का हक हमें है
कि विशेषाधिकार क्या है, वो वायलेट हुए या नहीं, ये हम नहीं तय कर सकते। जैसे हत्या क्या है ये हम बताएंगे, इस पर्टिकुलर मामले में हत्या हुई या नहीं हुई ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हत्या से आपको बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए हम ये उदाहरण दे रहे हैं। अन्यथा हत्या हुई या नहीं हुई ये तो बताना उन्हीं का हक है। उनका कहना था कि इस प्रिविलेजेस क्या है ये तो हम बता सकते हैं, क्योंकि संविधान के की व्याख्या का हक हमें ही मिला है, और प्रिविलेजेस यहां 105 में कोडिफाइड है, 194 में कोडिफाइड है, और ये दोनों आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। इसलिए हम ये तो बता सकते हैं कि प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर मामले में प्रिविलेज विशेषाधिकार इसका हनन हुआ है या नहीं हुआ, यह संसद तय करेगी, यह हमारा काम नहीं है। और उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर मामले में तो किसी फंडामेंटल राइट का भी हनन नहीं हुआ है, इस पर्टिकुलर मामले में। क्यों? इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि बिना किसी कानून के हमें एक्सपेल कर दिया, तो सबसे पहली बात, हाउस अपना प्रोसीजर खुद बना सकता है। 118 में उसने जो नियम बनाए वही प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है, ठीक है, वही लॉ है उस मामले में। इसलिए आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है ऐसा तो नहीं है, और आपका एक्सपल्सन एकदम ठीक है, और इसे करने का हक हाउस को है, और इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्यों? एक्सपल्सन आप में कोई अयोग्यता पैदा नहीं करता, आप दोबारा चुन के आ जाइए। लेकिन अगर अयोग्यता पैदा हो रही है तो आपके अधिकार परमानेंटली जा रहे हैं, और तब जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे। लेकिन एक सवाल यहां भी खड़ा हो जाता है कि जब आपने ये सब बता दिया, इसका मतलब एक्सपल्सन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यह भी कहा जा सकता है। भाई आप अगर नहीं कर सकते तो आप आउटराइट रिजेक्ट करते, हमसे मतलब ही नहीं है, जब हाउस के विशेषाधिकार का मतलब जाओ, हम क्यों करें। आपने सुना और डिलीवर किया, इसका मतलब आप ये तो मान ही रहे हो कि एक्सपल्सन का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यद्यपि स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन जो इन्फ्रेंस निकल रहा है, जैसे हम ये कहें ना कि हमें आपको डांटने का क्या, लेकिन डांटे, ठीक है, ये कहें कि डांटने का हक नहीं, डांट जैसा ही कुछ कहते रहे, तो फिर डांटा तो है ही है, क्योंकि चीजें तो तत्व में देखी जाएंगी। आप कहते हो एक्सपल्सन इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये परमानेंट बात ही नहीं है, ठीक है, ये परमानेंटली आपके अधिकारों को खत्म ही नहीं कर रहा, और कर रहे हो, कर नहीं रहे तो बता कैसे रहे, ठीक है, तो ये माना जा सकता है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो अंदर अनुशासन बनाए रखना। इंदिरा गांधी को तो जेल भी भेज दिया इसी में, ठीक है। आप देखते हैं संसद सदस्य रोज चेतावनी देते हैं, रोज उनकी निंदा करते हैं, रोज, ठीक है, उन्हें एक्सपेल भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं, और इंदिरा गांधी को तो विशेषाधिकार हनन के मामले में जेल में भी भेजा। अच्छा, जब विशेषाधिकार हनन के लिए जेल भेजा जाएगा आपको, तो उसकी जो अधिकतम अवधि है, जो संसद का वो सत्र होगा जिस सत्र में आपको जेल भेजा है, और मानिए 1 महीने फिक्स टर्म के लिए भेज दिया, लेकिन संसद का सत्र किसी कारण से 15 दिन में खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली 15 दिन में खत्म मान लिया जाएगा। या हाउस डिसॉल्व हो गया, लोकसभा कभी भंग हो सकती है, तो भी आपका, ठीक है, कारावास की अवधि यह समाप्त होगी। इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया विशेषाधिकार हनन के मामले में, और इसलिए भेजा गया क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, हाउस में एक सवाल रखा गया, उस सवाल का उत्तर देने के लिए मंत्री जिस जवाब की तैयारी कर रहे थे, मंत्री को जवाब देने के लिए जो हाउस के जो ऑफिसर्स सरकार के इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे थे, उनको धमकाना, उनको बाधित करना, ताकि हाउस में ठीक इंफॉर्मेशन न जाए, इसे विशेषाधिकार हनन का मामला माना गया। और जो जिस विषय पर सूचना मांगी गई थी, ये मारुति उद्योग जिसकी कारें चल रही हैं, जो संजय गांधी लाए थे इस देश में, उनसे संबंधित मामला था, उसमें उनसे पूछा जा रहा था। और जब अगली सरकार आई तो उसने उसे विशेषाधिकार हनन का मामला माना, और इंदिरा गांधी को
जेल भेजा गया। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी फिर चुनकर आई और इंदिरा गांधी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, और वो कीर्तिमान था कि पार्लियामेंट के डिसीजन को रिव्यू करना और ये कहना कि उस समय पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया, इसलिए वो प्रस्ताव वापस लिया जाता है। अब क्योंकि हाउस की प्रोसीडिंग चैलेंज हो नहीं सकती, लेकिन अगर किसी भी समझदार आदमी के सामने ये सेकंड प्रस्ताव रखा जाए तो वो इस सेकंड प्रस्ताव से कतई सहमत नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि जब आपका हाउस किसी को दंडित करता है, चाहे अनुशासन बनाए रखने के लिए और चाहे कंटेम्प्ट के लिए, तो वो जुडिशियल फंक्शन में काम करता है, तब उसकी कैपेसिटी न्यायिक हो जाती है और न्यायिक निर्णय अंतिम माने जाते हैं यदि उनकी कोई अपीलेट अथॉरिटी उन निर्णयों को न बदल दे, और हाउस की कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वो निर्णय फाइनलिटी ले चुका था न्याय के स्थापित सिद्धांतों के मुताबिक, और उसे बदला ही नहीं जा सकता था, लेकिन बदला गया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने एक नई शुरुआत की। खैर, हम तो ये मानते हैं कि देश में गांधी परिवार ये तो अपने को दुनिया से ऊपर मानता है, ये तो हर चीज चाहे जो कुछ कर देते, ठीक है, इसलिए हम तो कट्टर आलोचक हैं इस परिवार के, और कतई हमें ये सहन नहीं होता कि इनकी बात भी की जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इनका विपरीत योगदान है। ठीक है, एक शब्द है आकर्षण, दूसरा शब्द है विकर्षण। तो आकर्षण में आप आकर्षित होते हैं, विकर्षण में दूर हटते हैं। तो इन्होंने निगेटिव तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने बार बार ऐसी स्थितियां पैदा की हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही पड़ा है। और केशव सिंह का मामला भी इसी में है। केशव सिंह, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे, और यूपी असेंबली ने विशेषाधिकार हनन का मामला, और यूपी असेंबली उस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सीज हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डेवलपमेंट में एक रोल प्ले किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने निगेटिवली बड़ा, क्योंकि ऐसे तो रावण ना हो तो राम कहां से आ जाएंगे। तो जो रावण का उपयोग है राम के होने के लिए, वही कांग्रेस का उपयोग है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के डेवलपमेंट के लिए। तो खैर, ये विशेषाधिकार हैं संसद के। ठीक है, अब एक सवाल बचता है जिस पर हम लोग कल बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिविलेजेस हैं और जो फंडामेंटल राइट है, इनके बीच क्या संबंध है, और न्यायपालिका और जो विधायिका है इनके बीच फंडामेंटल राइट और आपका विशेषाधिकार, इनको लेकर जो संघर्ष हुआ है उसकी चर्चा, और फिर क्या डिसाइड होकर आया है, आज की डेट में स्थिति क्या है कि किन मामलों में संसद सर्वोच्च रहेगी और किन मामलों में कोर्ट निर्णय करेगा। ये दो बातें दो बची हैं जिनको हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, और फिर हम लोग पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव काम होता है, विधायी काम, कानून बनना, वो और बचेगा इस चैप्टर में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आ जाएगा, देखेंगे बात।